ऑनलाइन वाले लोगों को आवाज आ रही होगी है। बाबर भाई आप कहां से देख रहे हैं मुझे? सर देखो कैमरा चल रहा है सर। मुझे ऐसे लग रहा है फिजिकल क्लास में कोई बैठा है। सर जरा मैं जो जिसने किया उसकी जरा मैं थोड़ा प्यारा निकालूं। नहीं सर, मुझे लग रहा है फिजिकल क्लास में बैठा बैठा उसने मैसेज पहले टाइप करके रखा था, आज सर आएंगे तो सर को ये मैसेज करूंगा। तो ऑनलाइन वाला तो ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि उसको तो मैं दिख नहीं रहा, तो उसने क्या प्यारगी या वारगी करनी है। सेटिंग तरह सेट करने से किधर गए सर सारे मैसेजेस? जी चलो यार, स्विचिंग का टॉपिक है। सात से आठ लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर दो मत कोर्स के नहीं, स्विचिंग और राउटिंग के। हर लेक्चर समझे 2000 रुपए का, 8 हो गए घर पे 2000 इक्वल टू 16,000 हिसाब बराबर। इनके 8 लेक्चरों के पैसे दिए हुए हैं। क्या हो गया जी? नहीं यार, वो पहले तो मैं तैयार कर रहा था, वो नहीं होता डॉक्टर टीका लगाने से पहले ऐसे ऐसे मालिश करता, तो वो मैंने अभी तक मालिश की थी। टीका तो अब लगेगा। भाई साहब आपको मालिश का मजा आ रहा था, मैं क्या करूं। और कुछ वो साढ़े लाइक को खिदमत सर। मैंने आपको कहा था सर, हम ऐसे जमाने में रहे हैं जहाँ पे हमने जुगते बहुत सीखी हैं, और मैंने बड़ा, क्योंकि मजमा बहुत बड़ा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं हाथ वाला रखूं, वरना इसमें ये मसला ही कोई, ये तो मजमा मसला ही कोई नहीं है, 150 पौने 200 को कोई जुगत आएगी, हर का बरजस्ता अलहदा अलहदा से जवाब जो है वो तैयार होगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मैं जरा स्विचिंग के ऊपर आ जाऊँ और इसके मामले की संगीनी और सीरियस को होने को हम जरा फील थोड़ा सा कर लें। इसमें हैवी टॉपिक है जी, स्विचिंग का ये वाला जो टॉपिक शुरू करने लगा हूँ, वाकई इसके बाद आप मुझे शायद हो सकता है कि सर ये वाकई मुश्किल है, और अब हमें आप में भी अजोर की झलक नजर आनी शुरू हुई है थोड़ी सी। तो लेकिन यह है कि इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे। मैं एक बात बता के शुरू करता हूँ, मैंने जब भी बाहर काम किया, हालांकि मेरी फेवरेट लाइन राउटिंग की लाइन है या सिक्योरिटी की, लेकिन बाहर जब भी मौका मिला काम करने का तो वो ज्यादा काम हमेशा स्विचिंग के ऊपर हुआ, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल नेटवर्क्स होते हैं उनमें स्विचिंग ही का काम होता है प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि राउटर को एक दफा जब आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो उसको जाकर बार बार तब्दीलियां नहीं कर रहे होते उसके ऊपर। तो जो डेली बेसिस के ऊपर काम है, अभी आपको चंद लम्हों के बाद आइडिया भी हो जाएगा, वो आपके स्विचिंग के ऊपर होता है। मेरी जाती राय में इसके ऊपर बड़ी टिका के ग्रिप होनी चाहिए, स्विचिंग के ऊपर भी, और उसके बाद आपकी राउटिंग के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। मेरे पास आज भी एक साहब आए, उन्होंने कहा सर मुझे कैरियर के हवाले से कोई मशवरा दें। मैं नाम तो नहीं ले रहा, ना उनसे कोई मतलब इशारा भी कर रहा हूँ। मैंने आपको ओरिएंटेशन वाले दिन कहा था कि मेरी बचत सिर्फ एक है, मैं आपको आके सीधा कहूंगा क्लाउड पढ़ा है, और आप जब लम्हे लेट जाएंगे सर वो बड़ी मुश्किल थी और नहीं पढ़ा, तो मैं कहूँगा यार मैंने तो आपको कहा था क्लाउड पढ़ के हैं, ये मौका मुझे मत दें। जितना मर्जी जोर लगाना पड़े उसको पढ़ें, एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। और कुछ चीजें होती हैं जो पहली दफा में समझ नहीं आती। मैंने भी गालबन माइक्रोसॉफ्ट की किताब को जब पहली दफा पढ़ा होगा, हालांकि पढ़े लिखे लोग, किताबों के शौकीन, किताब जल्दी समझ आ जाने वाले लोग, लेकिन आप बिलीव करें कि पहली दफा पढ़ने में लफ्ज़ ही समझ नहीं आ रहे थे, अंग्रेजी क्या कहती है, लफ्ज क्या कहते हैं और वो बोल क्या रहा है। लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि इस पर आपकी जहानत से ज्यादा आपकी मेहनत दरकार है,
तो फिर कुछ चीजें मेहनत से फतह की जाती हैं, जहानत से फतह नहीं होती। तो आपसे दरख्वास्त यही होगी कि माइक्रोसॉफ्ट का ये अजोर, क्लाउड, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, ये जहानत से ज्यादा मेहनत से फतह होंगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आप इस लाइन के फाते होंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि जब भी आपको मौका मिले दोबारा, मैंने तो आपको मना ही नहीं किया कि आप रीटेक ना करें। हिम्मत हारेंगे तो आप हारेंगे और इस मैदान से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा इधर मेरी स्विचिंग, उधर क्लाउड, दोनों आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। कोई इसके अंदर दीद लिहाज नहीं है कि आपने कोई लिहाज करना है। आप अपनी जिंदगी बनाने आए हैं इन्हीं टॉपिक्स के साथ। ले जी, स्विचिंग के हवाले से आपको याद होगा मैंने कहा था यार ये हमारा एज पे लगा हुआ राउटर होता है। किसी भी कंपनी की इंटरनेट से जो कनेक्टिविटी है वो वाया राउटर के थ्रू ही होती है। एज के ऊपर आपका जो डब्बा है वो ये राउटर लगा होता है, और उसके पीछे आपका लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम लैन की स्विचिंग कहते हैं। और लास्ट लेक्चर के मुताबिक ये वो जगह थी जहां पर हमारे एजेंट्स बैठे होते हैं। अच्छा, जेन्युइन जो कॉल सेंटर्स है ना, बाय दी वे, मैं ये जो लोकल कॉल सेंटर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंकिंग की, टेलीकॉम की, वो तो उनकी कंपनी का हिस्सा है। वो बिजनेस नहीं है, वो सर्विसेज है, और उन सर्विसेज की बेस के ऊपर बिजनेस मिलता है हमें। एक कॉल सेंटर ये होता है लोकल इनबाउंड कॉल सेंटर। ना भी समझ आए तो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें सुनने वाली हैं। फिर एक होता है लोकल आउटबाउंड कॉल सेंटर। ये कॉल सेंटर की सबसे घटिया फॉर्म होती है। इसमें आपने देखा होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले कॉल कर रहे होते हैं, हमारे पास ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त एक फलानी सोसाइटी है, उसके अंदर बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है और ये है, और आप उसको सुनते भी नहीं है। ये लोकल आउटबाउंड कॉल सेंटर है, इसको भी हम कॉल सेंटर नहीं मानते। एक होता है इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल सेंटर। बच्चे रखे होते हैं और वो बाहर के मुल्कों में कॉल कर रहे होते हैं, और क्या बेच रहे होते हैं? साबुन बेच रहे होते हैं, एक एक दो दो डॉलर का शैम्पू बेच रहे हैं। और हैरान कुन तौर पे उन लोगों की तनख्वाहें जो ये बेच रहे हैं, अंग्रेजी एक्सेंट होने की वजह से 50-50, 60-60, 70-70 हजार रुपया उनको सैलरी दी जा रही होती है। हालांकि हम इसे भी कॉल सेंटर नहीं मानते, क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी लोग आपकी कॉल ऐसी उठाते ही नहीं है, और पूरे महीने में आपको 3 साबुन बेच पाते हैं या 4 शैम्पू बेच पाते हैं। तो सवाल यह है कि आपको 70,000 रुपया क्यों क्यों पे किया जा रहा होता है? तो उसके पीछे की कहानी जब मैं एंड पर पहुंचूंगा और वॉइस की टर्मिनेशन की बात बताऊंगा, तो तब ये मामला क्लियर होगा कि असल में उन कॉल सेंटर्स में कहानी चल क्या रही होती है। तो ये तीसरी फॉर्म थी कॉल सेंटर की। इन तीनों को मैं कॉल सेंटर नहीं मानता। सेंटर हम मानते हैं और जिसको इज्जत दी जाती है वो होता है इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल सेंटर। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, टीआरजी है, दी रिसोर्स ग्रुप वाले, फिर नेक्स्ट ब्रिज वाले हैं, कुछ और इस तरह के बड़े कॉल सेंटर्स हैं। यहां पर कॉलें बाहर से आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 10 सीटें मिल गई सिस्को की सपोर्ट की, इंटेल की सपोर्ट की, आईबीएम की सपोर्ट की, डेल की, किसी बड़े बैंक की। असल पैसा इस जगह पर है। और बदकिस्मती हमारी है कि 90 की दिहाई में जब इंडिया और श्रीलंका जो थे वो बाहर इस कॉल सेंटर की इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे और बाहर के लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, हमारे लोग जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस खुद आई, वो अपनी हठधर्मी की वजह से उन्होंने उनको यहां पर नहीं आने दिया। और वो लोग जो इंडिया और इवन फिलिपाइन था, फिर आपका श्रीलंका था, ये बहुत आगे निकल गए। और इंडिया के अंदर बाकायदा बेंगलोर में जो सिलिकॉन वैली बना, वो इनफैक्ट बना ही कॉल सेंटर की इंडस्ट्री की वजह से। और उसमें सबसे बड़ा सोर्स था कि बाहर से कॉलें आती थी, और कॉलें साबुन बेचने के लिए नहीं आती थी, कॉलें टेक्निकल सपोर्ट की होती थी। और ये वो जगह थी जहां से उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने शुरू किए। हमारे पाकिस्तान में आज 25 साल बाद जाकर इस चीज की अकल आई कि वो भी कोई इंडस्ट्री थी, जबकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दाएं बाएं मुल्कों के अंदर जा चुके हैं। अभी भी शुक्र है कि हमें कम से कम इतनी अकल आ गई कि हमने अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से कमाई का तरीकाकार भी इख्तियार करना है। और वही चीज मैं एटलीस्ट ये नहीं चाहता कि यार पाकिस्तान के अंदर जैसे उसमें 25 साल लेट कर गए हम, और 25 साल बाद जाकर उस इंडस्ट्री का हम एक तरह से
परेशानी का इजहार कर रहे होते हैं कि यार काश कि हम वहां 25 साल पहले जंप इन कर देते, तो हमारे बहुत सारे इंजीनियर सिस्को की सपोर्ट पे यहाँ पर बैठे होते, डेल की सपोर्ट में बैठे होते, बाकी एरिक्सन एल्काटेल की सपोर्ट में बैठे होते। तो अभी ये वही राइट टाइम है कि अगर आपने यहाँ पर इस वक्त जंप इन किया तो वो आपको पे बैक करेगा, अदरवाइज फिर 20 साल बाद 25 साल बाद हम रो रहे होंगे कि एक वक्त आया था और हमने उस वक्त को मिस किया। तो खैर ये जो टीआरजी जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो सबसे वाइटल रोल प्ले किया, ये इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल सेंटर लेकर आए। मैं भूल नहीं सकता 90 की दिहाई के अंदर ये एओएल अमेरिकन लाइन की 10 सीटें पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और एक कुरान मच गया कि यार टीआरजी वालों को 10 सीटें मिल गई। और वो पर सीट जो होती थी 24/7 की टर्म यूज की जाती है, और वो पर सीट जो थी वो $3,000 से $4,000 पर मंथ के ऊपर मिली, और ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको बाहर कंपेयर करेंगे, अमेरिका में अगर 24/7 के कॉन्सेप्ट पे चले तो एक दिन की 3 स्लॉटें होती हैं, तो अगर वहां पर वो बंदा भी रखें कोई तो $5,000 इज द मिनिमम, तो $15,000 उनको पे करना पड़ेगा एक दिन की 3 टाइम स्लॉट का एक बंदे को, और वो भी 5 दिन काम होगा। वीकेंड में अमेरिका में डबल रेट पे काम होता है। इसका मतलब है $15,000 अगर यहां से है तो $15,000 वीकेंड के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। एक सीट $30,000 पे चलेगी। अब उनकी इंश्योरेंस, उनका मेडिकल, उनके बाकी फैसिलिटीज, और फिर जब वो लोग वहां पर आते हैं वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहां पे उनको स्नैक्स दिए जाते हैं, खान पीन होता है उनका। तो इसका मतलब है कि एक एक सीट आपको $40,000 की पड़ती है, और ये मैं कम बता रहा हूं। तो अगर वो $4,000 में भी बाहर भेज कर दें, आउटसोर्स कर दें, तो वो अपना आप सोचें कि $36,000 पर सीट बचाते हैं। और उनके जो कॉल सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 4-5 बंदों की नहीं होती, वो हजारों बंदे उन्हें अपने कॉल सेंटर के अंदर सपोर्ट के अंदर चाहिए होते हैं। तो लिहाजा ये वो मार्केट थी जो बदकिस्मती से पाकिस्तान से मिस हुई। अब जो मेरा पॉइंट है वो ये कि यहां से अगर टेलीफोन की कॉलें आ रही हैं और आपको कॉल सेंटर का प्रोजेक्ट मिल जाता है बाहर से, तो ये एक एक एजेंट और इस तक कॉल का पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल। क्योंकि ये आपका अगर 10 सीटें हैं तो इसका मतलब है $40,000 है। समझ गए आप बात? और अगर आज के रुपए से जरब दी जाए तो इसका मतलब है सिर्फ 10 सीटों पर अगर $4,000 है तो 1,20,00,000 के लगभग अमाउंट बनती है। आप तोप चलाकर भी खर्चा करें 10 सीटों पर, तोप चलाकर भी, तो वो 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो करोड़ रुपए की बचत है आपको सिर्फ 10 सीटों पर। इसका मतलब कंपनी का ब्रेड एंड बटर है ये कॉल सेंटर, सिर्फ 10 सीटों वाला। अब अगर उसको, इस कंपनी को सीटें मजीद मिलती हैं तो वो क्या करेंगी? एजेंट्स अगर बढ़ जाएं, उनके प्रोजेक्ट्स बढ़ जाएं, तो वो क्या करेंगे? 104 लगाएंगे और उसके ऊपर भी एजेंट्स बिठा देंगे। ऐसे है ना जी? तो आप बताइएगा क्या कॉल अभी इस हालत में इन यूजर्स तक आएगी? नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको? इससे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लास में आपने खुद समझने की कोशिश करनी है, खुद अपने नोट्स बनाने हैं, भले ही आप ऑनलाइन में हैं, इन कैंपस हैं। सर फ्रीलांसिंग हौसला, मैं अपने कहे से भागूंगा नहीं बेटा, मौका आन दो, पढ़ लो थोड़ा। हाँ, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि यहां से जो कॉलें आ रही हैं वो अब यहां से होती हुई इस लिंक के ऊपर से होती है, लिंक ही है ना जी, वो यहां पर आई और इन एजेंट्स तक जा रही। आपको शायद आइडिया हो, जो कॉल सेंटर की इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कॉलें रिकॉर्ड की जा रही होती है, बाकायदा मैसेज आपको सुनाई देता है कि क्वालिटी और सर्विस के लिए आपकी कॉलों को इंश्योर किया जा रहा है, ताकि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करे तो 2 या 3 कॉलों के बाद जो भी कॉल सेंटर की वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाता है। तो इसका मतलब है कॉलें सही और क्वालिटी के साथ इन एजेंट्स तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 3 कंप्लेंट्स के बाद ये प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाएगा। और जेन में रखिएगा, करोड़ों की मालियत का प्रोजेक्ट जो सिर्फ 10 सीटों के ऊपर अगर वापस हो तो कहा यही जाता है कि कंपनी वालों की मौत हो जाए करती है। ऐसे सो अब आप खुद देखें कि आपने जो डिजाइन किया है ये कोई बड़ा फूल प्रूफ किस्म का डिजाइन नहीं है। इट इज एक्चुअली अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब यह है कि अगर दिस लिंक गोज डाउन तो सब कुछ किया, अगर ये पोर्ट गई सब कुछ किया, कनेक्टर गया सब कुछ किया, ये पोर्ट गई सब कुछ किया।
तो आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड अ बैकअप। इतना क्रिटिकल नेटवर्क कभी भी बैकअप के बगैर नहीं बनाया जाता। तो आप क्या करते हैं, आप यहां से एक और लिंक इधर लगा देते हैं, जैसे कहते हैं इट्स अ बैकअप लिंक और इट इज अ रिडंडेंट लिंक। रिडंडेंट, रिडंडेंट निकला वर्ड रिडंडेंसी से। रिडंडेंसी होता है कसरत, एक्स्ट्रा, यानी इस लिंक का ये एक एक्स्ट्रा अ काइंड ऑफ अ बैकअप लिंक है। सो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर इफ दिस लिंक गोज डाउन तो तुम्हारी कॉलें बंद नहीं होंगी, बल्कि वो कॉलें कहां से आती जाएंगी, वो कॉलें यहां से आती। हौसला यार, पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग ऑनलाइन में जरा तेज होते हैं। बड़ा जबरदस्त है यार सवाल के सर, अगर राउटर पे इशू आ जाए तो बड़ी अहम बात यह है बेटा कि मैंने तो तुम्हें ये पढ़ाया, लेकिन तुम्हें एक जुमला उस्ताद ने डे 1 पे पढ़ाया था कि मैं जो तुम्हें बैंक का या रीजनल हेड ऑफिस का बता रहा हूँ एक राउटर के साथ बता रहा हूँ, एक्चुअल में कितने लगे होते हैं, जुमला भूल गए। तो मैंने कहा था एक्चुअल में एज पे 2-2 डब्बे लगे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक और डब्बा भी होगा और वो एक डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जाके टर्मिनेट हो रहा। तो अगर उसका अगर बैंड बच भी जाता तो तुम्हारा जो बैकअप है वो काम कर रहा होता। और अब तुम कहोगे सर ये भी डाउन हो गया और बैकअप भी डाउन हो गया, अब बताएं। तो ऐसा बंदा जिसकी मौजूदगी में यह अमल हुआ कि दोनों डाउन हो गए और वो बैठा हुआ मुंह देख रहा था, यानी जब पहला डाउन हुआ और वो मुंह देख रहा था कि तेरा दूसरा डाउन हो जाए तो फिर मजा आएगा, ऐसे बंदे के ऊपर FIR काट के उसको घर भेज देना चाहिए कि इसने ये साइबर क्राइम की वायलेशन की है, कि इसको पता था कि इस कंपनी का एक लिंक डाउन है और ये खामोश बैठा रहा, उसने कोई रिपोर्ट नहीं की। तो ज़हन में रखिएगा ये आपका एक साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम सिर्फ दूसरे का सिस्टम हैक करना नहीं होता, सिर्फ उसका पासवर्ड हैक करना नहीं होता। आपकी जो इग्नोरेंस है इस किस्म के केसेस के अंदर, वो भी साइबर क्राइम के एक्ट में आती है। ठीक है, और आपकी ये भी एक चीज साइबर क्राइम में आती है कि तुम एक कंपनी से जा रहे हो और जाते हुए उनका डेटा ले जाते हो साथ, इस पर 7 साल कैद है। ये भी साइबर क्राइम है कि तुम एक कंपनी से जा रहे हो, उसका सर्वर और सर्वर बिठा जाते हो, 7 साल कैद है। मैंने कहा मैं आप लोगों को फंडामेंटल बातें बता दूं कि शोखे होकर, जैसे हम लोगों को जज्बात की आदत है पाकिस्तानियों को, यहाँ जो हम बदमाशी शो करते हैं अपनी के, देखो असि कितने बड़े बदमाश, ये वो लाइन है जिसमें आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। चलो जी अब आगे आते हैं। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मेरी अभी इस पर तो बात ही नहीं है। मेरी तो बात इन 2 लिंक्स पर है। इशू ये हुआ कि तुमने ये बैकअप लिंक तो लगा दिया, लेकिन इसका एक और मसला हो गया कि ये वो जगह है जहां पे ऑनलाइन पर भी लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, सर ये वो जगह है जहां पे लूप बन जाएंगे। वो आपने बचपन में किरचॉफ करंट लॉ या वोल्टेज लॉ अगर पढ़ा हो तो ऐसा नहीं होता था ये जी लूप बन गया जी। तो ये वो जगह है जहां पे आपके लूप बन गए, और ये कहलाते हैं लेयर 2 के लूप्स। इन्हें स्विचिंग लूप्स भी कहा जाता है, स्विचिंग लूप्स। और ये बात ज़हन में रखें कि ये इनफिनिट होते हैं। इनफिनिट होते हैं। लेयर 2 पर अगर लूप बन जाए ना, कोर्स में कुछ और सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, ये बात सीख लें कि लेयर 2 के जो लूप्स होते हैं वो इनफिनिट होते हैं। वो अगर बन जाए तो फिर रुकते नहीं है, फिर वो नेटवर्क की मौत का सबब भी बनते हैं। कैसे, वो अभी आता हूं उस पर। और आपके ज़हन में ये बात भी होनी चाहिए कि लूप्स लेयर 3 पर भी होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त हम लेयर 3 से वक्ती तौर पे 4 लेक्चर्स के लिए लेयर 2 पर आए हैं, और लेयर 2 के बाद दोबारा वापस हम लेयर 3 पे चले जाएंगे। जो लेयर 3 के लूप होते हैं वो इनफिनिट नहीं होते। उसमें अगर थोड़ा सा टेक्निकल मैं बात करूं तो वो ये है कि इसमें ना एक फील्ड होती है TTL की, टाइम टू लिव की फील्ड। उसमें वैल्यू होती है 255 बाय डिफॉल्ट।
होता क्या है, जिस तरह एक हॉप क्रॉस करता है, एक डिवाइस को क्रॉस करता है, ये वैल्यू एक कम होती है, अगला हॉप जाएगा एक और कम होगी। द मोमेंट ये वैल्यू 0 पर जाती है, आपका पैकेट ड्रॉप हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा यहां पर जो लूप है वो इनफिनिट नहीं होगा, वो बन के पैकेट घूमता ही नहीं रहेगा, सर्टेन टाइम के बाद वो ड्रॉप हो जाएगा, लूप खुद बहुत ब्रेक हो जाएगा। तो ये लूप लेयर 3 पर नहीं है, बल्कि ये लूप आपके पास कहां पर बनते हैं, लेयर 2 पर। और ये क्या कहलाते हैं, दीज आर द लेयर 2 के लूप्स, और इनका टेक्निकल नाम है स्विचिंग लूप्स। क्या जी? और इन्फिनिट है, जबरदस्त। सो इसका मतलब है कि अब आपको ये एक लिंक ये भी चाहिए और आपको बैकअप लिंक भी चाहिए, ये भी आपकी जरूरत है। और एट द सेम टाइम एक मसला भी खड़ा हो गया कि तुम्हारे ये लूप बन गए। सवाल ये है कि सर मैं अब इन लूप से अगर बचना चाहूं तो मैं क्या करूं? तवज्जो से सुनिएगा, मैं अगर इन लूप से बचना चाहूं तो क्या करूं? तो मेरे पास 4 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 और 4। वो कहता आप इन 4 पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट को शट डाउन कर। क्या शट डाउन कर दे, तुम्हारा लूप रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद इसको शट डाउन करते हो, तुम्हारी ट्रैफिक सारी इधर से जा रही है, तुमने इस लिंक को शट किया हुआ, अचानक किसी वजह से ये लिंक डाउन हो जाता है, तो क्या डेटा इसके ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। और जो टेलीफोन की कॉलें आई हुई थी कॉल सेंटर में, क्या वो यहां पे डाइवर्ट होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ये पोर्ट शट है भाई। तो क्या होगा, वो लोग शिकायत करेंगे, भाईजान कॉल सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ, पहली कंप्लेंट चली गई है। अब जब तुम तक ये बात पहुंचेगी और तुम कहोगे अच्छा कॉलें नहीं जा रही, चल भाई मैं लिखता हूं नो शट, और तुम्हारी कॉलें यहां से जानी शुरू हो गई। थोड़े टाइम के बाद अगर ये लिंक दोबारा अप हो जाए तो वंस अगेन क्या होगा, एक दफा फिर लूप बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर लूप बनेंगे तो कॉलों की क्वालिटी एकदम फिर बुरी होनी शुरू हो जाएगी। कॉलों की क्वालिटी दोबारा बुरी हुई, फिर कंप्लेन गई कि जी आवाज ही नहीं आ रही। हमने कहा अच्छा आवाज नहीं आ रही, तुमने पकड़ के फिर इसको शट डाउन कर दिया, फिर ये लिंक डाउन हुआ, फिर तुम नो शट कर रहे हो। यानी ऐसा लगता है कि नेटवर्क इंजीनियर की सारी जिंदगी पोर्टों को शट करते और नो शट करते गुजर जाएगी। मसला समझ आ रहा है? पहला सवाल है सर, ये जो लूप बने थे इससे हुआ क्या, मसला क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे लूप को रोकने की जरूरत पड़ रही? जब तक वो वजह नहीं समझ आएगी मैं इस चीज पर कायल नहीं होऊंगा कि हाँ यार इन लूप्स को रोकना जरूरी है। तो होता ये है अगर आपके पास कहीं पे लूप बन जाए ना, तो एक जुमला बोला जाता है, उसके नतीजे में नेटवर्क पर कंजेशन शुरू हो जाती है। क्या वर्ड बोला? लूप के नतीजे में नेटवर्क पे कंजेशन शुरू हो जाएगी। कंजेशन का नतीजा, एक टर्म यूज की जाती है चोकिंग की। चोकिंग हो गई है जी। लूप्स के नतीजे में कंजेशन, और कंजेशन के नतीजे में चोकिंग, और चोकिंग के नतीजे में नेटवर्क की मौत। और यार कोरोना में क्या होता था, खुदा ना खास्ता कंजेशन ही होती थी ना, और कंजेशन के नतीजे में क्या होता था, आपकी चोकिंग शुरू हो जाती थी, आप सांस नहीं ले पाते थे, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट जब शदीद हो जाती थी तो आपकी डेथ हो जाया करती थी, खुदा ना खास्ता। भाई यहां पर भी यही अमल है कि जब लूप बनते हैं तो क्या हो रहा है, आपकी कंजेशन शुरू हो गई, जिसके नतीजे में नेटवर्क पर चोकिंग शुरू हुई, और उसके नतीजे में समझे नेटवर्क आपका फारिग हो जाएगा, कम्युनिकेशन के काबिल नहीं रहेगा। सवाल सर कैसे, कंजेशन से कैसे चोकिंग? उसकी भी बड़ी आसान एग्जांपल है। ये देखो लाहौर में तुमने शायद देखा हो, ये एक एमएम आलम रोड है, अब तो नहीं, कुछ अर्सा पहले पीक के टाइम के ऊपर यहाँ पे ईद के दिनों में ना लोग गाड़ियां अंदर करते थे इस रास्ते से। सुनते जाइएगा, गाड़ियों को अगर हम डेटा कहें तो वो क्या करते थे, गाड़ियों को यहाँ इधर रोड पे
MM आलम पे चढ़ते थे, फिर निकलते ही नहीं थे, और क्या करते थे, इधर ही घुमाते जाते थे। अब क्या हो रहा है, पीछे से गाड़ियां आती जा रही, ये गाड़ियां किसमें है, लूप में, बाहर नहीं निकल रही, पीछे से गाड़ियां ऐड होती गई, और उसके बाद क्या हुआ, यहां कंजेशन शुरू हो गई। कंजेशन बोले तो रश, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। अब इसका नतीजा क्या, चौक हो गई, गाड़ियां चल ही नहीं रही। और अगर यहां पर कोई इवन एम्बुलेंस भी आती है, तो यार एम्बुलेंस जैसी क्रिटिकल ट्रैफिक को भी यहां से निकलकर आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, और खुदा ना खास्ता उस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद बंदा जो है उसकी डेथ मत हो। यही पड़ा है ना। तो कंजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, चोकिंग, और चोकिंग के कॉन्सिक्वेंसेस उसके नेटवर्क की समझ लें कि मौत। यही चीज यहां पर मैंने आपको बताया कि लूप बनेगा तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है, कंजेशन, रश शुरू हो जाएगा, रश होगा तो चोकिंग होगी, और चोकिंग होगी तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के काबिल नहीं रहे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें नेटवर्क के ऊपर लूप बनने से रोकना है। और आज अगर तुम किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तुम्हें ये आती है, और यार वो मेरे नेटवर्क पे पता नहीं रोज कहां से लूप बन जाते हैं, पता नहीं कहां से ब्रॉडकास्ट जनरेट होती है, पता नहीं कहां से कोई अटैक जनरेट कर जाता है, और पूरा नेटवर्क ही बिठा दिया यार अगले। तो इस नेटवर्क में सबसे बड़ा इशू ये वाला इस वक्त चल रहा है, लूप्स का। मैंने कहा यार इन लूप्स को अब अगर आपने, ये तो तय हो गया ना लूप रोकने, तो मैंने कहा यार अगर लूप रोक रहे हैं तो उसका तरीका करके स्पोर्ट को शट करो, बवक्ते जरूरत शट, बवक्ते जरूरत नो शट। लेकिन फिर मैंने कहा यार ये तो नेटवर्क इंजीनियर की जिंदगी अजाब में आ जाएगी, और शिकायतों के अंबार लग गए। तो स्विचिंग को शुरू करने से पहले सीसीएनए की ये बताना जरूरी है कि हमारे यहां पर दो टॉपिक है, एक टॉपिक एसटीपी का है और दूसरा टॉपिक वीलैंस का है। ये दो टॉपिक है हमारे सीसीएनए की स्विचिंग में, एक एसटीपी और दूसरा टॉपिक वीलैंस। और ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि आपका स्विचिंग का इंटरव्यू जो 60% है वो इससे बाहर नहीं होगा। फिर कह रहा हूं स्विचिंग का 60% इंटरव्यू, ये जो आपको मैं 4 लेक्चर करवा रहा हूं, इससे बाहर नहीं होगा। अब ये तुम्हारी ज्यादती है कि तुम उसको भी तैयार करके ना जाओ, तो तुम अपने साथ ज्यादती करो। अच्छा, इसमें ये जो पहला टॉपिक है, यानी हमारा अभी टॉपिक जो है वो है जी स्विचिंग का पहला टॉपिक है, विच इज एसटीपी। टफेस्ट टॉपिक है नेटवर्किंग का, टफेस्ट टॉपिक। और ये सीसीएनए से लेकर प्रोफेशनल लेवल और फिर आईई लेवल तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ता। यानी एसोसिएट लेवल में भी है, ये प्रोफेशनल लेवल में भी है, और ये टॉपिक एक्सपर्ट लेवल में भी है। टॉपिक है जी स्पैनिंग ट्री। ये बेटा रैपिड स्पैनिंग ट्री होता है। अब मैंने रैपिड बताया तो अगला पूछ ले एमएसटी, तो एमएसटीपी कहलाता है मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो तू इम्तिहान ही लगा है सर, मतलब असी एसटीपी पढ़ते हैं, बंदा कहता अगे असी अलग पढ़ना, बंदा कहता नहीं सर ये भी होता है। तो ये से तो तुम्हें पता ना फिर क्या बनता है। चलें जी, इसलिए यार अलग पढ़ाया जाए तो अलग पे रहना है, बे की बात नहीं करनी, वरना उस्ताद आ जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। मुस्कुराए आप सर, ये से तो हमें वो टांगा ही पढ़ाया गया था, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया। चलें जी, बिलाल पे मजाक करता हूँ, दिल पे किसी ने नहीं लेना ऑनलाइन वाला। और वैसे मुझे पता ऑनलाइन वाले लेते भी नहीं है दिल पे, कहते हैं बोल ही जाता है। और कई तो ये ऐसे ऑनलाइन वाले माशाल्लाह लगा के रिकॉर्डिंग का लगा के ना इधर उधर घूम फिर रहे हैं कि वहां, और मेक श्योर करते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। और इसका अमली नमूना पता है खत्म हो जाता है ना, उसके 15 मिनट बाद भी अगर मीटिंग आईडी ऑन हो ना,
तो तकरीबन 40 बंदा अभी भी कनेक्टेड होता है, उनको पता ही नहीं कि यार लेक्चर हो रहा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। तो इसलिए ऑनलाइन वालों से भी दरख्वास्त है, हक हलाली करें और बैठ के लाइव पढ़ा करें। चलो जी वापस आते हैं, बात कहां से शुरू हुई थी? बात हुई थी कि यार ये एक लिंक लगाया, नेटवर्क बना हमारा, लेकिन सिंगल लिंक पे गुजारा नहीं होना। तमाम मुहज़्ज़ब नेटवर्क्स के अंदर ऑलवेज नीड अ बैकअप। तुमने ये बैकअप लिंक लगाया, बैकअप लिंक लगाते ही तुम्हारे क्या हुआ, नेटवर्क पे लूप बनने शुरू हो गए। अब तुम्हें क्या चाहिए, बैकअप लिंक भी चाहिए और तुम्हें लूप फ्री टोपोलॉजी भी चाहिए। जुमला क्या बोल दिया, तुम्हें बैकअप भी चाहिए और एट द सेम टाइम लूप फ्री टोपोलॉजी भी चाहिए। उसका हल ये था कि यार इस पोर्ट को शट करो या नो शट करो। अब ये काम है मैनुअल। वो कहता है यार नेटवर्क में ना ये मैनुअल काम नहीं होने चाहिए, सारे का सारा काम क्या होना चाहिए, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और ये बात आप जहन में बिठा लें कि नेटवर्क में कोई भी काम अगर आपने करना है वो बिना प्रोटोकॉल के नहीं हो सकता। तुम कहते हो मैंने ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं, यू नीड ए प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। तुम कहते हो मैंने तस्वीरें भेजनी है, बैक पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। तुम कहते हो मैंने वॉइस भेजनी है, बैकएंड के ऊपर प्रोटोकॉल होगा। तुम कहते हो मैंने नेटवर्क की डायग्राम बनानी है, बैकएंड के ऊपर प्रोटोकॉल था सीडीपी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम ये कहते हो कि ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए, क्या खुद से पोर्ट शट हो और खुद से पोर्ट नो शट हो, तो इसका मतलब है इसके पीछे भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। बल्कि जुमला कहीं उर्दू में लिख लो कि नेटवर्क में अगर छींक भी पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह, वो बगैर प्रोटोकॉल के नहीं हो सकती। किस्सा मुख्तसर, हर काम के लिए प्रोटोकॉल चाहिए। तो तब तुम ये कह रहे हो कि पोर्ट खुद से शट हो जाए और खुद से नो शट हो जाए, तो छींक मारने से बड़ा काम है, इसके लिए भी प्रोटोकॉल चाहिए। सो वो प्रोटोकॉल जो खुद से चलता है, जो खुद से देखता है कि नेटवर्क में कहीं लूप तो नहीं बन गए, जो खुद से सारे डायग्नोज करता है कि कहां कहां पोर्ट को शट करना है और कहां कहां नो शट करना है खुद से, उस प्रोटोकॉल का नाम है एसटीपी। तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है। मुहज़्ज़ब डिवाइसेस में सिस्को, हवावे, जुनिपर, तमाम बड़ी ब्रांड्स में जो मैंने आपके सामने नाम ले दिए, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है, खुद से चल रहा है, खुद से देखता है नेटवर्क में कहां लूप बने हैं, खुद से देखता है किस पोर्ट को शट करना है और खुद से देखता है किस पोर्ट को नो शट करना है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं रहेगी, सारे का सारा काम तुम्हें, यानी किस्सा मुख्तसर एक लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है। कौन? ये प्रोटोकॉल एसटीपी। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कौन सा टॉपिक पढ़ने लगे और आगे से आवाज आए एसटीपी और पूछ ले कोई क्या करता है, तो तुम्हारा एक लफ्ज होगा, लूप अवॉइडेंस। क्या वर्ड है? लूप अवॉइडेंस, या इट विल गिव यू अ लूप फ्री टोपोलॉजी। लूप अवॉइडेंस, या आपको ये प्रोवाइड करता है लूप फ्री टोपोलॉजी। जी बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है, खुद से चल रहा है, तुम्हें चलाने की भी जरूरत नहीं। तुम भूल गए तुमने सीडीपी को भी चलाया नहीं था, चला हुआ था, तुमने चले का इस्तेमाल किया था। मैंने आपसे जुमला बोला तमाम मुहज़्ज़ब डब्बों में बाय डिफॉल्ट चल रहा है और तुम्हें सिर्फ उसका इस्तेमाल देखना है। और उसका इस्तेमाल यही है कि ये क्या करेगा, ये बवक्ते जरूरत जिस जिस पोर्ट को शट करना है ये सब काम खुद करेगा। अच्छा, ये सवाल पक्का सवाल है, एसटीपी क्या करता है? तो आपका जवाब होगा लूप अवॉइडेंस के लिए यूज होता है। या उल्टा सवाल पूछ लेंगे, तुम्हारे नेटवर्क पे लूप बने हुए कौन सा प्रोटोकॉल चलाओगे? एसटीपी। ये सबसे उसका मिनिमम वेरिएंट है। जैसे अभी मेरा भाई बिलाल उससे ऊपर की बात कर, मैं अलिफ की बात कर रहा था, वो ये की बात कर रहा था, तो मैंने सबसे छोटा वेरिएंट उसका बताया एसटीपी। अब उसके वेरिएंट, एडवांस वेरिएंट, आरएसटीपी, एमएसटीपी, फलाना फलाना, तो सब बात की बात है। बेसिक बुनियादी वर्ड जहां पर भी एसटीपी का किसी भी लफ्ज में आएगा, किसी भी लफ्ज में एसटीपी आएगा, जेहन में रखो ये किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? लूप अवॉइडेंस के लिए। बाकी जितनी गुफ्तगू मैंने 25 मिनट में की उसको भूल जाओ, बस तुमने याद रखना है एसटीपी को लूप अवॉइडेंस के लिए यूज किया। आप सवाल कर सकते हैं, सर आपने तो अभी चंद लम्हे पहले कहा था इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, ये तो बड़ा आसान है। नहीं, ये मैंने सर उसका भी आपको काम बताया है, वो काम करता कैसे है वो नहीं अभी बात हुई।
हमारे कोर्स में ये नहीं है कि एसटीपी क्या करता है, हमारे कोर्स में एसटीपी का जो एल्गोरिथम है पूरा वो काम कैसे करता है, और उसी वजह से ये टॉपिक इंतहाई मुश्किल है और बड़ा लॉजिकल है। क्यों हमें समझ आनी चाहिए, हमें एनए लेवल पर उस बात की समझ नहीं आती कि इतनी डिटेल के साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है। जिस तरह हम आगे जाते हैं, जिस तरह नेटवर्क पे काम करते हैं, एहसास होता है कि यार इसकी बेस के ऊपर दुनिया का हर काम हम यहाँ पे नेटवर्क में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, एसटीपी का एल्गोरिथम काम किस तरीके के साथ करता है। इजाजत है जी? मैं सिर्फ जी बेस फंडामेंट बेस बनाई यार बंदे की, मेरे ख्याल में इस लफ्ज की सबको समझ आ गई, भला कोई सोया था या जाग रहा था, सबको समझ आ गई। अच्छा, इस टॉपिक को करवाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज में लिखूंगा और कुछ कंडीशंस में लिखूंगा, और वो आपने अच्छी तरह उनको पढ़ना है, क्योंकि जब मैं इनको पढ़ाऊंगा करवाऊंगा तो वो मिक्सअप हो जाएंगी आपको। तो मैं चाहता हूं आप 2-4 मिनट लगा के जो टर्म्स लिख रहा हूं इनको अपने जरा जुबान पे चढ़ा लें। अक्सर हम अंग्रेजी की किताब पढ़ते हैं तो गलती ये करते हैं कि उसके अंदर ना मुश्किल मुश्किल वर्ड होते हैं जिनके तर्जमा हमें नहीं पता होता। हम पहले ही सफा पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का नॉवल साइड पे रख देते हैं। हालांकि नॉवल पढ़ने का तरीकाकार ये है कि उसके एंड पे मुश्किल अल्फाज के मानी और उनका उस किताब के हवाले से डिटेल लिखी होती है। 3-4 दिन उन मानियों को पढ़ना चाहिए और उसके बाद जब नॉवल पढ़ते हैं तो बड़े आराम से समझ आ जाती है। ये उसको पढ़ने का एक तरीका है। तो इसी तरह मुश्किल टॉपिक को पढ़ने का तरीका है उसके अंदर मौजूद टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जाए और फिर जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसकी आपको बेहतर समझ आती है। पहली टर्म है यहाँ पर रूट ब्रिज। आप ब्रिज कह लें, स्विच कह लें, रूट ब्रिज नॉन रूट ब्रिज। ऑनलाइन में फेसबुक पे एक पोस्ट की तो एक लड़का इसी क्लास का लिखता है, सर कम से कम अपनी कुर्सियां तो सर कंफर्टेबल कर लें। मैंने उसको प्राइवेट में मैसेज भेजा, बेटा घर से गद्दी जो है अपनी खुद ले आकर, हमने तो बड़ी अच्छी कुर्सियां दी हुई हैं जो कम से कम टूटे ना, हमारे फायदे में है। बाकी देखो मुफ्त में तुम्हारा विटामिन डी का टेस्ट हो रहा है, अगर 2 घंटे में तुम्हारे बैठने के बाद तुम्हारे दर्द नहीं निकली इसका मतलब तुम्हारे विटामिन डी की कमी नहीं है, और अगर तुम्हारे दर्द निकला ही है तो प्लीज फौरन विटामिन डी का इस्तेमाल करें। और ये टेस्ट अगर खुद जाके लैब से कराया जाए तो 7,000-8,000 का होता है। ये मुफ्त का टेस्ट है। 16,000 में और भी बहुत सारे टेस्ट हम साथ में कर रहे हैं, वो मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा कि और केड़े केड़े टेस्ट होए ने। ठीक है ना सर, अभी तो पहला बताया है, लेकिन अच्छा जो किया तुमने है कौन ये छोटू यार, कमाल है भाई। शादी हुई है कि नहीं अभी? हाँ, ढूंढ रहे हो, जो हरकते हैं इसके बाद बहुत मुश्किल है। क्या करे यार, रूट ब्रिज नॉन। अच्छा, मुझे लगता था तेरे जुबान ही नहीं है, अल्लाह की कसम मैं पूरी क्लास देख के मिस कैलकुलेट कर गया जिंदगी में पहली दफा किसी स्टूडेंट को, और मैं झटके में हूँ इस वक्त, शौक में हूँ कि तू भी जुगत लगाता है। असल बात जरा ऑनलाइन वालों में 1 आध मिनट मैंने अभी लिया है जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन RSTP है, MSTP है जो बाकियों के लिए बिल्कुल काम करते हैं। अच्छा, ये रूट ब्रिज है, नॉन रूट ब्रिज है, उसके बाद है डेजिग्नेटेड पोर्ट। DP, रूट पोर्ट, RP, फिर उसके बाद एक और आती है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, NDP। ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इस पूरे एल्गोरिथम को समझने में इस्तेमाल करेंगे। 3 कंडीशंस हैं।
पहली कंडीशन है 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क। वन डीपी पर सेगमेंट और 1 रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज। जब आपने तीनों कंडीशंस और ये पांचों टर्म जरा रिपीट करते जाइए, अपने मुंह में बोलते जाएं और याद करें। समझाना अभी मैंने शुरू करना है। अच्छा, ये जो दोनों पोर्ट्स हैं ना, ये दोनों पोर्ट्स के कहते हैं दैट दीज आर द फॉरवर्डिंग पोर्ट्स, और ये जो पोर्ट है इसको कहा जाता है कि ये वाली पोर्ट इज अ ब्लॉकिंग पोर्ट। ये दोनों फॉरवर्डिंग है और ये वाली पोर्ट इज अ ब्लॉकिंग पोर्ट। हमारा ये एल्गोरिथम तो इनफैक्ट है इसी चीज के ऊपर ना, कि हमने बताना है कौन सी पोर्ट फॉरवर्ड में और कौन सी पोर्ट ब्लॉकिंग के अंदर है, यानी कौन सी पोर्ट शट होती है। कहां से शुरू किया था? शट और नो शट से किया था कि बवक्त जरूरत खुद से पोर्ट शट हो जाए, खुद से नो शट हो जाए। शट को कहते हैं ब्लॉक, नो शट को कहते हैं फॉरवर्ड। तो हमारा तो एल्गोरिथम है ही इसके ऊपर कि हमने कैलकुलेट करना है कौन सी फॉरवर्डिंग, कौन सी ब्लॉकिंग, कौन सी शट, कौन सी नो शट। ये वर्ड है, हर नेटवर्क पर एक रूट ब्रिज होगी। अभी लाइनों की रीडिंग करवा रहा हूं, समझा नहीं रहा। फिर है हर सेगमेंट पर एक डीपी होगी। फिर है हर नॉन रूट ब्रिज पर एक आरपी होगी। ये तीन कंडीशंस हैं। जब आपको कोई कहे कि एसटीपी का एल्गोरिथम लगाओ, किसी सवाल के ऊपर एसटीपी का एल्गोरिथम लगाओ, तो आपने ये कंडीशंस तरतीब से लगानी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये तीन कंडीशंस आपने तरतीब से लगानी होगी जब कोई बंदा आपको कहे कि एसटीपी का एल्गोरिथम लगाना है फलानी डायग्राम के। अब सवाल है सर जी, ये रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज कैसे होता है, क्या करता है, रोल क्या है, उस पर अभी आता हूं। लेकिन ज़हन में रखिएगा ये इलेक्शन के बाद बनते हैं। किसके बाद? इलेक्शन के बाद। एक इलेक्शन होता है बकायदा, और उस इलेक्शन में जो जीतता है वो क्या बन जाता है? रूट ब्रिज। और उस इलेक्शन में जितने भी स्विचेस हार जाते हैं वो क्या बनते हैं? वो तमाम के तमाम नॉन रूट ब्रिज होते हैं। बिल्कुल जी, राइट साइड पे फरहान ने बिल्कुल ठीक बात की। कंडीशन इलेक्शन की अब तक समझ नहीं आई तुम्हें? इलेक्शन ही पता क्या होता है? तो इस दुनिया में नहीं रहता।
आज अभी मैं तुम्हारा इलेक्शन कराता हूँ। अच्छा, ये मैंने कहा इलेक्शन होता है, और ये इलेक्शन ना दो तरह से होगा। सबसे पहले है प्रायोरिटी का नंबर। प्रायोरिटी नंबर इलेक्शन के लिए सबसे पहले किसको देखा जाएगा? एक प्रायोरिटी का नंबर होगा। ये देखो ना ऑनलाइन में शोखे उलमा, बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी का नंबर होता है वो होता है 32 7 6 8। 32 7 6 9 नहीं होता, 7 6 8 होता है। और बिलाल जानी, तुमने 7 6 9 लिखा, वो वीलन 1 के लिए होता है, उसमें नंबर 1 ऐड होकर 7 6 9 आता है। अगर वीलन 2 हो तो उसके लिए 2 ऐड होकर 70 होता है। सो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी का नंबर होता है वो 32 7 6 8 होता है। दिस इज द बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर। लेकिन याद रखिएगा, इट इज द कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर। तुम इसको बदलना चाहते हो तो इट कैन बी डन। क्या कहा? ये बाय डिफॉल्ट है वैल्यू। और आगे आपने क्या लिखा है? इट इज अ कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर। तुम चाहो तो अपनी जरूरत के मुताबिक बदल भी सकते हो। वो तमाम हालात और वाकयात बताऊंगा मैं, लेकिन अभी हौसला रखना। तो सबसे पहले वो किसको देखता है? प्रायोरिटी के नंबर को। अगर इलेक्शन प्रायोरिटी पर फाइनल हो जाए तो फिर बात इससे आगे नहीं जाती, यहीं पे इलेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से प्रायोरिटी पर इलेक्शन टाइम में पड़ जाए तो फिर वो किसको देखता है? दूसरा फैक्टर है जिसे कहते हैं मैक एड्रेस। अगर प्रायोरिटी पे इलेक्शन फाइनल ना हो पाए तो फिर किस पैरामीटर को देखा जाता है? मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस, जैसे आप आईपी एड्रेस को नहीं भूलेंगे, वैसे ही आज के बाद से आप मैक को नहीं भूलेंगे। ये लेयर 2 पे है, याद रखें हम इस वक्त लेयर 2 पर है। तो ये लेयर 2 पर इस्तेमाल होने वाला 48 बिट्स का एड्रेस है। जैसे याद होगा मैंने कहा था आईपी लेयर 3 पे इस्तेमाल होने वाला 32 बिट का एड्रेस है, वैसे ही ये लेयर 2 पर इस्तेमाल होने वाला 48 बिट का एड्रेस है। और हर डब्बे का मैक फर्क होता है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन किसी वजह से मैक पे आए तो फिर कभी टाई पड़ सकती ही नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इलेक्शन प्रायोरिटी के नंबर पर फाइनल हो जाए तो फिर इसको नहीं देखा जाता। लेकिन अगर इलेक्शन यहां फाइनल ना हो तो फिर मैक पर आते हैं, और ये वो फैक्टर है जिस पर इलेक्शन कभी टाई में नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही है, एक हल्के में वोट इलेक्शन हुआ, यूनियन काउंसिल के हल्के, आपने देखा होगा बड़े थोड़े वोट होते हैं आपके फाटा वाली साइड पे, 100 150 200 वोट हार्डली होता है यार। और वहां पर क्या होता है, अक्सर इलेक्शन टाइम में पड़ जाता है। अच्छा, एक है अगर किसी के 70 वोट है और किसी के 65 वोट है तो 70 वाला इलेक्शन जीत गया। अब अगर दोनों के 65 और 65 वोट हैं तो इलेक्शन टाइम में हो गया। तो फिर क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, एक सिक्का होता है, शायद आप में से किसी को आइडिया हो, तो वो उससे टॉस करता है। अब सिक्के की क्योंकि दोनों साइड फर्क है, अब इलेक्शन टाइम में नहीं पड़ेगा। जो जो जीतेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा वहां। तो एब्सोल्युटली इसी तरह यहां पर ये है कि अगर यहां पर समझें प्रायोरिटी का नंबर सेम हो गया तो मैक एड्रेस पे आएगा जो उसी कॉइन की तरह है जिसकी दोनों साइडें फर्क है। तो अब इलेक्शन तुम्हारा टाइम में नहीं पड़ सकता। साथ है यहां तक? मैं अब आपको इन दोनों को जरा क्लियर कर देता हूं। पहला केस, लेट से तुम्हारे पास ये 3 स्विचेस, जी जितने भी ऑनलाइन में हौसला, बिल्कुल ये आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं करवा रहा हूँ। आपने जो जो बताता जा रहा हूँ ना, कम से कम उसको उस वक्त समझें।
और जब ये पढ़ा दूंगा तो आप खुद कहेंगे सर जी कमाल कर दिए। तभी शुरू किया ना, टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रहा हूं मैं। यार लेट से इसकी प्रायोरिटी 4 है, इसकी 8 है और इसकी 12। अब ऑनलाइन वालों ने मुझे ये नहीं बताना कि 4096 से कम नहीं होती, मैंने वैसे लिखा यार समझाने के लिए 4, 8, 12। इसकी प्रायोरिटी 4, इसकी 8, इसकी 12। फिर आपके जेहन में आएगा सर थोड़ी देर पहले तो कहा था सबकी सेम होती है 32, 7, 6, 8, तो ये भी तो कहा था इट इज अ कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर। कहा था नहीं कहा था? तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगर कर दी 4, इसकी कॉन्फ़िगर कर दी 8, इसकी कॉन्फ़िगर कर दी 12। सर आपने क्यों कॉन्फ़िगर किया है? सर बात ये है मैं इलेक्शन उसको जितवाना चाहता हूं जो सबसे पावरफुल बंदा है, मारे बंदे को इलेक्शन नहीं जिताना चाहता। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पे जो स्विच सबसे तगड़ा है मैं उससे इलेक्शन जितवाना चाहूंगा, क्योंकि जो रूट ब्रिज होता है, गौर से सुनिएगा, जो रूट ब्रिज है वो पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। उसे नेटवर्क में सबसे ज्यादा काम करना है। अब तुम कहो कि यार इलेक्शन कोई और जीत गया, हमारा स्विच जीत गया, वो तो बैठ जाएगा यार बिल्कुल। सर तगड़ा स्विच माने जिसका प्रोसेसर तगड़ा है, मैं उसको जितवाना चाहता हूं ताकि उसका प्रोसेसर ये बोझ बर्दाश्त कर सके। वो बोझ भी आएगा, वो क्या था, लेकिन मेरा क्योंकि ये तगड़ा स्विच था, पावरफुल था, मैंने इसकी प्रायोरिटी 4 की, इसकी 8 की, इसकी 12 की। जिसका नंबर छोटा होता है वो इलेक्शन विन करता है स्विचेस के केस में, लेयर 2 के केस में। याद रखें कुछ इलेक्शन लेयर 3 पे भी हैं, वो बड़े नंबर की बुनियाद पे होते हैं। कुछ इलेक्शन लेयर 2 पर होते हैं, वो छोटे नंबर की बुनियाद पर होते हैं। ये दोनों लेयर्स में फर्क है। लेयर 2 पर इलेक्शन में कौन विनर होता है? छोटे नंबर वाला। लेयर 3 में इलेक्शन कौन विनर होता है? जिसका नंबर बड़ा हो। तो ये हम लेयर 2 पर हैं, तो कौन इलेक्शन विन करेगा? जिसका नंबर छोटा है। तो यहां पे ये नंबर छोटा है, ये इलेक्शन विन कर गया, और ये इलेक्शन विन कर गया, तो ये क्या बन गया? रूट ब्रिज। और बाकी तमाम स्विचेस जो इलेक्शन हार गए वो सारे के सारे, वो भले 1 हो, 100 हो या 1000 हो, नेटवर्क में एक ही रूट ब्रिज बनेगा, बाकी सारे के सारे क्या बनेंगे? नॉन रूट ब्रिज बनेंगे। दिमाग एक ही है, मास्टरमाइंड एक ही है। आई होप कि प्रायोरिटी के नंबर पे इलेक्शन कैसे होता है ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा। बार बार कह रहा हूं, मुझे सुने, आगे की जाएंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, तो आप इसका मतलब आप लेक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहे। और जब मैं खत्म कर चुका हूंगा तो इस पूरे को कंप्लीट कर चुका हूंगा, मतलब एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो ये भाई ये पहला पहला सिनेरियो बता रहा हूं कि जो इलेक्शन है रूट ब्रिज का, वो प्रायोरिटी के नंबर पे कैसे है। तो मैंने ये प्रायोरिटीज के नंबर खुद कॉन्फ़िगर किए 4, 8, 12, और इलेक्शन हुआ जिसका नंबर छोटा है लेयर 2 पर वो इलेक्शन विन कर जाता है। तो लिहाजा 4 इलेक्शन विन कर गया, जो इलेक्शन विन करेगा दैट बिकम्स द रूट ब्रिज। और वो तमाम जो बाकी बच गए, इलेक्शन हार गए, वो सारे के सारे क्या बनेंगे? नॉन रूट ब्रिज। अब आते हैं दूसरे नंबर। दूसरा केस था जबरदस्त, इन सब की प्रायोरिटी सेम है, और वो क्या है? 32, 7, 6, 8। और तुम इतने निकम्मे थे कि तुम्हें प्रायोरिटी चेंज करनी भी नहीं आती थी। देखें, अगर तुम कॉम्पिटेंट इंजीनियर होते, पढ़े लिखे इंजीनियर होते, तो तुम्हें पता होता कि मैंने प्रायोरिटी के ऊपर इलेक्शन कैसे करना। जो समझदार इंजीनियर है ना, वो हमेशा प्रायोरिटी पे प्ले करता है, क्योंकि प्रायोरिटी खुद कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। उसे आती होगी, कॉन्सेप्ट का पता होगा तो कॉन्फ़िगर करेगा। उसको पता होगा कि तगड़े को मैंने बनाना है रूट ब्रिज, तो वो उस पर जाके कर रहा होगा, प्रायोरिटी को चेंज करेगा। अब एक बंदा है ही निकम्मा, उसे पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? उसने कोई 1000 स्विचेस लगाए और हालात को हालात के रहमो करम पे छोड़ दी कि भाई यार जो इलेक्शन जीता जीत जाए।
अब जाहिर बात है दुनिया के तमाम वेंडर आपकी आजमाइश नहीं करते, आपके लिए आसान सा रास्ता निकाल देते हैं, ऑटो इलेक्शन। तो अब अगर आपकी प्रायोरिटी सबकी 32, 7, 6, 8 है और आपको कन्फिगर करनी नहीं आती, तो उन्होंने आपको वे आउट बताया, और वो क्या, वो कहेगा यार अब आप किसकी बेस के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा, मैक एड्रेस के ऊपर, और मैक भी तुम कन्फिगर नहीं कर रहे, वो खुद से उठा लेगा। अब हो सकता है इसका मैक, अब मैक होता है 48 बिट का, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा यहां पे, लेट्स से इसका मैक ए है, इसका मैक बी है, इसका मैक सी है, ए बी सी। हेक्साडेसिमल में मेरे ख्याल में गिनती बच्चे बच्चे को आती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 नहीं होता, ए बी सी ऑनवर्ड, ऐसे ही है ना जी। ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12। ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। बताइएगा 10, 11, 12 में इलेक्शन हो तो इलेक्शन कौन जीतेगा? जिसका नंबर छोटा है। तो नंबर छोटा किसका है? 10 का। तो इलेक्शन कौन विन कर गया? ए। यानी जिसका मैक छोटा है वो इलेक्शन विन कर देगा भाई। इसका मतलब है इस केस में ये इलेक्शन विन कर गया, तो जो इलेक्शन विन कर गया वो क्या हो गया? रूट ब्रिज। ये क्या हो गया? नॉन रूट ब्रिज। ये क्या हो गया? नॉन रूट ब्रिज। और अहम बात पता क्या है? अहम बात यह है कि अब अगर तुम मैक के ऊपर आते हो तो ये गारंटी नहीं है कि इसका प्रोसेसर तगड़ा है, क्योंकि ये तो तुमने हालात को उसके रम करम पे छोड़ दिया था कि बस जो इलेक्शन जीतेगा हो जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है ये कोई माहिराना अप्रोच नहीं है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। जितने प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो हमेशा प्रायोरिटी के नंबर पर खुद इलेक्शन अपने हाथ से करवाते हैं। ये जो केस नंबर 2 है, ये किसके लिए है? निकम्मों के लिए, जिन्होंने बस नेटवर्क में डब्बे लगाए हैं और वो कह रहे हैं बस यार हमारा नेटवर्क चल रहा है। और ये वो दुआ दें इन तमाम वेंडर्स को, बनाने वालों को, जिन्होंने ये बनाए कि यार वो आपको ऑटो की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साथ हैं जी? क्या हो गया सर? उधर क्या देखा? कुछ निकला है उधर? नहीं, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर से क्लास खत्म हो गई, उसकी कुर्सी की सेफ्टी है, जो आपको आवाज है और आप समझे कि शायद ऊपर से कुछ छत गिरने वाली है। जी बिल्कुल जी, मैंने तो यही आपसे अर्ज की है कि पहला ही सिनेरियो प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये 2 केस थे जी। यार आपको बताया कि इलेक्शन दोनों लेयर्स पे होने, लेयर 2 पर भी और लेयर 3 पर भी। तो लिहाजा निचली लेयर को नीचे के नंबर के साथ रख दिया गया ताकि तुम लोगों को ना चीजें याद रहें। और चंद लम्हे पहले तुम्हें एक जुमला बोला कि ऊपर की लेयर पे भी इलेक्शन होता है जो लेयर 3 है, वहां जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इलेक्शन का विनर कौन करार दिया? जो बड़ा नंबर है, ताकि याद रहे ऊपर की लेयर बड़े नंबर पे और नीचे की लेयर छोटे नंबर के ऊपर। अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा वो कहता है ना हकीम लुकमान की कोई दानिश नहीं छुपी हुई थी इसमें। हाँ, रॉकेट साइंस नहीं। दोनों केसेस मेरे ख्याल में समझ आते हैं जी। ये इलेक्शन का मेरे भाई सर आपको इलेक्शन की समझ आ गई। एक प्रायोरिटी का नंबर है, जरा जल्दी से आवाज लगाइएगा। प्रायोरिटी के ऊपर इलेक्शन हो जाए तो क्या मैक को देखा जाएगा? अगर प्रायोरिटी पे इलेक्शन नहीं हुआ, जैसे 32, 7, 6, 8 थी सबकी, तो अब किसको देखा जाएगा? मैक को। और यहाँ इलेक्शन फाइनल होना ही होना। जबरदस्त हो गया। ऐसे ही है जी। अब इलेक्शन की समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा, इजाजत है ना आगे चलने? यार जबरदस्त। मैंने अभी एसटीपी के एल्गोरिथम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 5 टेक्निकल बात कर ही कोई नहीं रहा, एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद जब आप अगले लेक्चर में आएंगे और टेक्निकल गुफ्तगू करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। आप कह के जाएंगे सर कमाल मुश्किल लेक्चर था जो हमें इंशाल्लाह समझ आ गई। लेकिन अभी पहले मैं एक नॉन टेक्निकल डायग्राम बनाने लगा हूं। उसको बनाने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको नेटवर्क और सेगमेंट का बता देता हूँ। सेगमेंट की एग्जांपल ऐसी है, सेगमेंट होता है नेटवर्क का वो पार्ट जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती है। नेटवर्क का वो पार्ट जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जैसे यार ये केबल है, ये डिवाइसेस कनेक्टेड, तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेगमेंट। ये केबल है, इसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ? ये सेगमेंट है। तो नेटवर्क का वो पार्ट जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट हो। ये जो कमरा है
मैं कहता हूं इसके अंदर दो सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट लेफ्ट साइड पे है, एक सेगमेंट राइट साइड पे है, हो सकता है एक तीसरा सेगमेंट भी ऐड कर, एक तीसरी रो ऐड कर, तो अब मैं कह सकता हूं इस कमरे में 3 सेगमेंट। हर सेगमेंट में क्या है, लाइनें ऐसे ही, और लाइनों में कौन बैठे हैं, आप लोग क्या है, डिवाइसेस। आप कौन है, डिवाइस, एंड डिवाइस। तो सेगमेंट पे क्या है, एंड डिवाइस, यानी तुम लोग बैठे हुए। एज ए होल ये पूरा क्या है, ये एक नेटवर्क है, यानी नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा सेगमेंट हो सकते हैं, हर सेगमेंट पर क्या होता है, डिवाइसेस होती है। तो नेटवर्क के अंदर सेगमेंट, सेगमेंट में डिवाइसेस। ये बात भी ना समझ आए तो तुमने देखा होगा तुम्हारी गली में एक वर्ल्ड कॉल की केबल आती है ये, और उसके साथ क्या होता है, तुम्हारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं ऐसे। तो ये जो वर्ल्ड कॉल की केबल आ रही है, ये क्या है, सेगमेंट है। तुमने देखा होगा तुम्हारी गली मोहल्ले में, तुम्हारे घरों में केबल आ रही होती है और तुम्हारे घरों में डिवाइसेस हैं, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा जो मेरे गली में बाहर ये केबल जा रही है, क्या ये एक सेगमेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दरमियान में होती है रोड, और रोड के दूसरी साइड पर भी केबल आ रही होती है, और वहां पर भी घर होते हैं, और वहां पर भी केबल उन घरों में जा रही होती है जहां डिवाइसेस होती है। तो ये क्या है, इट्स अनदर सेगमेंट, यानी एक केबल मेरी साइड पे है और एक केबल रोड के दूसरी साइड पे जो घर है वहां पे जा रही, तो दो सेगमेंट आ रहे हैं ये दो सेगमेंट, लेकिन पीछे जाकर ये एक नेटवर्क बन जाता है, जो कौन सा है, वर्ल्ड कॉल का नेटवर्क। ये तो अभी मैंने 2 सेगमेंट किए ना, हो सकता है आगे 3 हो, 4 हो, 100 हो, लेकिन असल में ये पूरा मिलाकर क्या है, ये एक वर्ल्ड कॉल का नेटवर्क है। तो नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा सेगमेंट हो सकते हैं, और सेगमेंट क्या होता है, जिसके साथ एंड डिवाइस कनेक्टेड हो। एंड डिवाइस कंप्यूटर, जबरदस्ती चाहिए भाई। अब डायग्राम बनाता हूं, और बेहतरीन डायग्राम समझने के लिए मजा आ जाएगा। अच्छा, उस पर आने से पहले ना, उस डायग्राम पे आने से पहले जस्ट ये आपको बता देता हूं, रूट ब्रिज मैंने कहा एसटीपी का मास्टरमाइंड है। याद है आपको, चंद लम्हे पहले बोला था, रूट ब्रिज एसटीपी का मास्टरमाइंड है। और ये पूरे मास्टरमाइंड का मतलब होता है जो पूरे एल्गोरिथम को कंट्रोल करता है। मास्टरमाइंड बोले तो जो पूरे एल्गोरिथम को, और वो ये काम कैसे करता है, वो ये काम करता है, नेटवर्क पर ना एक पैकेट है जो कहलाता है बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बीपीडीयू। तो ये काम कैसे करता है, बीपीडीयू फेंकता है नेटवर्क पर हर 2 सेकंड के बाद। रूट ब्रिज इज अ मास्टरमाइंड फॉर एसटीपी, और ये किस तरह से काम करता है, ये हर 2 सेकंड के बाद एक नेटवर्क पर बीपीडीयू फेंकता है। बीपीडीयू बोले तो समझो कोई चौकीदार है, कहता है जा जाके देख कोई लूप तो नहीं बना, फिर 2 सेकंड के बाद कहता है जा जाके देख कोई नेटवर्क पे लूप तो नहीं बना। तो ये हर 2 सेकंड के बाद एक बीपीडीयू जनरेट करता है। इसका मतलब है रूट ब्रिज को सबसे ज्यादा काम करना है, क्यों, हर 2 सेकंड के बाद एक बीपीडीयू फेंकना, जो पूरे नेटवर्क पे ट्रेवल करता है और देखता है कहीं लूप तो नहीं बना, ताकि उसके मुताबिक डिसीजन कर सके। नॉन रूट ब्रिज बीपीडीयू जनरेट नहीं करता, ना उसमें यह सलाहियत है। जो रूट होता है उसी को यह काम करना है। इसलिए प्रोसेसर के एतबार से सबसे तगड़ा किसको होना चाहिए, रूट को। उम्मीद है बात अब आपको समझ आ रही है, रूट को सबसे पावरफुल होना चाहिए। भाई नहीं था, वापस आ जाए। मेरी राइटिंग की तरह मेरी डायग्राम उतनी ही गंदी है क्या भाई?
भाईजान ये दरख्त बनाया तुम समझ यार लिख रहे हो कुछ ऐसे ही है जी जबरदस्त बना लें डायग्राम शाबाश बीपीडीयू क्या कंटेन करता है बेटा जी बताया ही कुछ नहीं अभी उस्ताद होता है ना कायदे आजम का मजमून की हेडिंग डालता है बच्चा सर कायदे आजम कौन है तो उस्ताद कहते यार पढ़ा लेने दे भाई अच्छा जरा समझे ये क्या है पता है आपको सेगमेंट और ये सब मिलकर पूरा क्या बना रहे हैं ये पूरा क्या बना रहे हैं नेटवर्क ये देखिए ये सारे सेगमेंट जोड़े और क्या बन रहा है पूरा एक नेटवर्क नेटवर्क की डेफिनेशन तो क्या थी कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस ऐसे ही है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और यार यहां एक पीसी लगा दो यहां लगा दो एजेंट हाँ एंड डिवाइस होता है ना तो खजूरा ला लो अब आपको अगर खजूर उधर नहीं लगती सर खजूरें इधर होती है सो सेगमेंट होता है नेटवर्क का वो पार्ट जिसके साथ एंड डिवाइस कनेक्टेड होती है ये नजर आ रही होगी तुम्हें सो अब अगर इसने इससे बात करनी है तो कैसे होगी ऐसे करके ऐसे नजर आ रहा है और अगर इसको बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करना हो तो क्या करेंगे यहां राउटर लगा के मानते हो ये वो इथरनेट की केबल नहीं थी ये पीछे जा रही थी तो वो जो इथरनेट की केबल क्या थी वो भी सेगमेंट था वहां पर भी क्या लगी थी डिवाइसेस और कॉलें कहां से ये कॉलें आके यहां तक जा रही हैं इधर तक ऐसे ही है सिर्फ 2-4 मिनट और जागेंगे मजा आ जाएगा इसका तो नहीं हम 10 मिनट गप्पे भी तो मारते हैं ना फिर वो भी तो निकालना होता है टाइम तो अपना पूरा दरख्त क्या है नेटवर्क वर्ड है 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क आसान जुमला पता क्या है नेटवर्क बोले तो दरख्त एक दरख्त की एक ही जड़ होती है रूट ब्रिज और ये जड़ रूट तो इस पूरे दरख्त की एक ही जड़ है रूट ब्रिज नजर आ रहा है नेटवर्क हो गया ये रूट हो गया और रूट के मुताल्लिक क्या पढ़ाया था इट इज अ मास्टरमाइंड और वो क्या करेगा तवज्जो से देखिएगा वो यहां से क्या निकालेगा बीपीडीयू कब हर 2 सेकंड के बाद समझ आ रही है रूट ब्रिज बीपीडीयू फेंकता है वो यहां से होते हुए कहां पे जाएंगे पूरे नेटवर्क पे ये इधर 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 और बात समझ रहे हैं अब अगर तुम्हारे नेटवर्क पर लूप नहीं बना हुआ तो ये बीपीडीयू इधर जाके टर्मिनेट हो जाएगा फिर अगला बीपीडीयू आएगा यहां आके टर्मिनेट हो जाएगा फिर अगला बीपीडीयू आएगा यहां आके टर्मिनेट हो जाएगा और जैसे तुमने देखा होगा दरख्त पे हैंगिंग लाइट नहीं होती हर 2 सेकंड के बाद लाइट आती है ऐसे नीचे आती खत्म हो जाती है फिर अगली आती खत्म हो जाती है अगली आती खत्म हो जाती है ऐसे ही है लेकिन अगर यहां पर मोहतरम लूप बना हो हमने लूप से ही शुरू किया था ना आज का लेक्चर अगर लूप बना हो तो ये बीपीडीयू टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि इस लूप में फंस जाएगा वो जो एमएम आलम में गाड़ियां बाहर ही नहीं निकलती थी याद है और अब क्या होगा पीछे से ये आते गए बीपीडीयू और इनका अंबार लगता गया ऐसे ही है और इससे क्या होगा कंजेशन और ये भी समझ ना आए तो स्नेक वाली गेम खेली थी वो पीछे से आता जाए तो लंबा होता चला जाता फिर निकलने की गुंजाइश नहीं रहती ये वही काम हुआ ये स्नेक इतना लंबा हो गया है कि अब किसी के आने की गुंजाइश नहीं रही कंजेशन का नतीजा चोकिंग का नतीजा नेटवर्क की मौत
वो कैसे? इधर लूप बना हुआ है मोहतरम, नजर आ रहा है, और बाहर से कॉल आनी है किसकी? सिस्को से स्पोर्ट की। आवाज लगाओ, क्या वो कॉल इधर जा सकती है? क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है, स्नेक ने रास्ता बंद कर दी है, कंजेशन चोकिंग ने रास्ता चोक कर दी है। और अगर ये कॉल यहां नहीं आएगी तो क्या होगा? शिकायत, शिकायत के नतीजे में प्रोजेक्ट वापस, प्रोजेक्ट की वापसी में उस कंपनी यानी उस नेटवर्क की मौत। तो लूप का नतीजा नेटवर्क की मौत की सूरत में कैसे निकलता है, मैंने अभी आज नॉन टेक्निकल इस्लाम में बात की है। मैंने आपको इस डायग्राम में सेगमेंट क्या है, नेटवर्क क्या है, रूट क्या है, सिर्फ आज नॉन टेक्निकल गुफ्तगू करके समझाया। अगले लेक्चर में इसी को जब टेक्निकल जुबान में बताऊंगा तो मैं भरपूर उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय करेंगे और तारीखी इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप खुद नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, कोई लेक्चर के ऊपर बेस कर रहे होंगे किसी से, मैं आपको बता रहा हूं वो लेक्चर आपको आपका दोस्त नहीं पढ़ा सकता, ये भी गारंटी करता हूं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।